नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो गाजियाबाद से है, जहां पर मसूरी इलाके में दो गाड़ियों की टक्कर हो गई है। इस हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई, जिससे दोनों गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में दो गाड़ियों की टक्कर के बाद आग लगी है। तस्वीरों में देखिए, एक तरफ कार चलती हुई दिखाई दे रही है और हादसे के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे दो कारों के आमने सामने की टक्कर के बाद दोनों कारों में आग लगी और फिर देखते देखते कारें आग के गोले में तब्दील हो गई। बताया जा रहा है कि आग से दोनों कारें जलकर राख हो गई हैं। इस दौरान ट्रैफिक भी रोड पर बाधित रहा। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि तेज़ रफ्तार ये दोनों गाड़ियां आपस में टकरा गई और टक्कर के बाद इनमें चिंगारी निकली। फिर देखते देखते आग बढ़ती चली गई और आग ने दोनों कारों को पूरी तरीके से जलाकर राख कर दिया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस हादसे के बाद की, कैसे कारों की टक्कर के बाद दोनों कारों में आग लगी और फिर आग बढ़ती चली गई। इस आग ने दोनों ही कारों को जलाकर राख कर दिया है। राहत की बात यह है कि कार सवार सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। गाजियाबाद के मसूरी इलाके की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो गाड़ियों की टक्कर हुई है और इस टक्कर के बाद कारों में आग लग गई। बताया जा रहा है कि कार में 3 लोग सवार थे, जिनको मौके पर मौजूद कांस्टेबल ने अपनी जान पर खेलकर बचाने का काम किया। इस दौरान कांस्टेबल भी घायल हो गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया, जो राहत की बात है। हमारे सहयोगी अमित राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी इस हादसे के बारे में? अमित, आवाज मिल पा रही है आपको? संपर्क नहीं हो पा रहा है अमित से हमारा। गाजियाबाद के मसूरी इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जब ये टक्कर हुई, गाड़ियों में आग लगी, उस वक्त कार में 3 लोग सवार थे। मौके पर मौजूद कांस्टेबल ने किसी तरीके से अपनी जान पर खेलकर कार में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। बड़ी खबर यह है कि यूपी में लगातार पुलिस ऑपरेशन क्लीन चला रही है, जिसके दम पर सरकार भी दावा करती रही है कि क्राइम कंट्रोल करने में सरकार को मदद मिली है। आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर मथुरा की है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जबकि दूसरी तस्वीर आगरा की है, जहां बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस को इनपुट मिला था और इनपुट के आधार पर ही पुलिस ने घेराबंदी कर इन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आगरा और मथुरा की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है और इसी कड़ी में जब पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ तो पुलिस को कामयाबी मिली बदमाशों को गिरफ्तार करने में। और बात करते हैं मथुरा से आई खबर की, जहां पर जमुना पार इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इन बदमाशों ने एक व्यवसायी के बेटे को अगवा कर लिया और 1 करोड़ की फिरौती की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही उसे सकुशल रिहा करा लिया। बड़ी कामयाबी मथुरा पुलिस को मिली है। पुलिस ने यहां पर बदमाशों की घेराबंदी की और बदमाशों ने जिस बच्चे का अपहरण किया था उसे सकुशल रिहा करा लिया गया है। 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक बदमाश मुठभेड़ के दौरान मौके से फरार हो गया। पुलिस ने जितनी तत्काल कार्रवाई दिखाई है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा बच्चा जो है अपहरण कर लिया गया था कल शाम को 4 बजे ब्रिजवासी रॉयल होटल के पास से। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करके मेरे बच्चे को वापस लाने में बहुत बड़ा सहयोग प्रदान किया है। जो इनके पिताजी हैं और इनके चाचा जी हैं, उनके फ़ोन पर इस बच्चे के बारे में एक कॉल आई जिसमें 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई, इसको छोड़ने के एवज़ में। इस संबंध में पुलिस द्वारा और जानकारियां जुटाई गई। लोकेशन जो है उसकी जानकारी अलीगढ़ में आ रही थी, टीम अलीगढ़ भी गई वहां पर। इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। अभी कुछ समय पहले थाना जमुना पार क्षेत्र में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें जो अपहृत गंतव्य अग्रवाल हैं उनको सकुशल बरामद कर लिया गया है। इसमें एक जो बदमाश है उससे क्रॉस फायरिंग में गोली लगी है, जिसमें वो घायल हुआ है, जिसको हॉस्पिटल में तत्काल शिफ्ट किया गया है। उधर आगरा में 24 घंटे के भीतर दूसरी मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके 2 साथियों को भी धर दबोचा है। ये मुठभेड़ थाना मलपुरा इलाके में हुई। पुलिस को खबर लगी थी कि शमशान घाट में बैठे कुछ बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं, लिहाजा पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। पकड़े गए बदमाश मनोज और उत्तम पर 15-15 हजार रुपए का इनाम घोषित था। रोहता पुल के नीचे आज
स्वाट टीम और थाना मलपुरा की टीम के द्वारा जो अभियुक्तगण हैं उनके साथ मुठभेड़ हुई है। जो अभियुक्त हैं उनके नाम है मजनू उर्फ मनोज, दूसरा जो अभियुक्त है उसका नाम है धीरज, जो तीसरा अभियुक्त है उसका नाम है उत्तम और मजनू ये दोनों 15,000 के इनामिया अपराधी हैं। दोनों मुरैना ज़िला के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के। और जो तीसरा अभियुक्त है धीरज, ये मलपुरा क्षेत्र का रहने वाला है। इस पूरे मुठभेड़ में इनके पास से 2 तमंचे बरामद हुए हैं और जो ये तार, जो बिजली के तार होते हैं और जो ट्रांसफार्मर के जो सामग्री होती हैं, जो चोरी ये करते हैं, उसकी सामग्री और ये काटने वाटने के उपकरण और साथ में जो माल इन्होंने चोरी किए हैं वो सारे माल बरामद हुए हैं। और अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो आपको विचलित कर सकता है। वीडियो को दिखाने का मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि आगाह करना है। ये दिल दहला देने वाला वीडियो उत्तरी दिल्ली के बुद्ध विहार इलाके का है। लाइव वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे एक बेरहम पति ने सरेआम चाकू से गोदकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्यारे पति ने करीब 25 बार अपनी पत्नी के पेट पर चाकुओं से हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। वारदात के दौरान आसपास मौजूद लोग तमाशा देखते रहे। किसी ने भी महिला को बचाने की जहमत नहीं उठाई, जिसका पूरा वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। पुलिस के मुताबिक घटना दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी हरीश को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 4 सालों में योगी सरकार ने जो अल्पसंख्यकों के लिए कर दिखाया वो पिछली सरकारें अपने पूरे कार्यकाल में नहीं कर पाईं। योगी सरकार सबका साथ सबका विकास के आधार पर काम कर रही है और अब उसके नतीजे भी सामने आने लगे हैं। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। राज्य की तमाम सरकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी बराबर की है। एक आंकड़े के मुताबिक अल्पसंख्यकों के लिए एसपी और बीएसपी की सरकारों ने जितना काम अपने पूरे कार्यकाल में किया, उससे कहीं ज्यादा काम योगी सरकार महज 4 साल में ही कर चुकी है। पूरे उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज के लिए दी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज 17 से 19% है। तो हमने वोट बैंक नहीं समझा, हमने सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर और सर्व समाज का जो कल्याण होता है उस कल्याण की नीति में उनको आगे रखा है, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि उनको हमेशा से ठगने का काम सपा बसपा कांग्रेस ने किया है। योगी सरकार ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए पिछली सरकारों से 68,402 करोड़ ज्यादा खर्च किए हैं। विधान परिषद में बजट पर चर्चा के दौरान कुछ समय पहले उन्होंने कहा था कि प्रदेश में अल्पसंख्यकों की आबादी 17 से 19% के बीच है और अल्पसंख्यक समाज को योजनाओं का लाभ 30 से 35% मिल रहा है। जिस प्रकार से ऐसी सरकारें जो अपने आप को अल्पसंख्यक तुष्टीकरण करती थी, जो अपने आप को मुस्लिमों के समर्थक बताती थी, उन सरकारों के सापेक्ष में योगी सरकार ने कहीं ज्यादा बेहतर कार्य अल्पसंख्यकों के लिए किया है। 68,402 करोड़ रुपया अधिक उन्होंने पिछली सरकारों की तुलना में लगाया है। प्रधानमंत्री आवासीय योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, खाद्यान्न योजना हो या आयुष्मान भारत योजना हो, इन सभी योजनाओं में अल्पसंख्यक समाज को आबादी के हिसाब से कई गुना ज्यादा लाभ मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने इन जिलों में वित्तीय वर्ष में 2020-21 में दिसंबर तक अल्पसंख्यक समुदाय के 12,26,499 लोगों को 21,406,04,000 रुपए अब तक दिए गए हैं। समाजवादी सरकार में अल्पसंख्यकों के लिए कोई कार्य नहीं किए गए। जब से योगी जी की सरकार आई है तब से जो अल्पसंख्यकों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करे जा रहे हैं। जैसे कि वफ़ों की ऑडिट हो गई, बाकायदा वफ़ों को ऑनलाइन कर दिया गया। जितने भी वफ़ हैं सबको बचाने के लिए कार्य हो रहा है। योगी जी जो है सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों के लिए एक तरह से बराबर से काम करते चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 75 में से 21 जिले अल्पसंख्यक बाहुल्य आबादी के रूप में चिन्हित हैं। सरकार के मुताबिक अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण की योजनाओं को प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम में भी शामिल किया गया है। इन समुदायों को अलग अलग कैटेगरी में लोन देने के लिए भी चुना गया है। इसके तहत वित्त वर्ष 2020-2021 में अल्पसंख्यक समुदाय को 53,325.88 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इससे साफ है कि योगी सरकार सबका साथ सबका विकास को आधार बनाकर चल रही है और हर तबके का कल्याण करना ही उसकी प्राथमिकता है। मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18, लखनऊ।
कोविड कंट्रोल पर सीएम योगी ने बड़ा फैसला किया है। सभी धार्मिक स्थलों में एक बार में सिर्फ 5 लोग ही जा पाएंगे। 5 से ज्यादा श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत नहीं होगी। बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सीएम योगी ने ये निर्देश जारी किए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब किसी भी धार्मिक स्थल पर सिर्फ 5 श्रद्धालु ही एक बार में धार्मिक स्थल के भीतर जा पाएंगे। यह आदेश सीएम योगी की तरफ से जारी किया गया है। इससे ज्यादा लोगों को भीतर जाने की परमिशन नहीं होगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। और लखनऊ से हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबाब, और क्या जानकारी आपके पास इस खबर के बारे में? और देखिए, कोविड के प्रोटोकॉल के तहत जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब मुख्यमंत्री की तरफ से कल जारी की गई प्रेस रिलीज़ में तमाम बातों का जिक्र किया गया। वहां पर कैसे चीज़ों को बेहतर किया जाए, इन तमाम बातों को रखा गया। लेकिन इन सब के बीच में एक महत्वपूर्ण बात उसमें और जुड़ी हुई है, वो ये है कि अब धार्मिक स्थल में 5 लोगों से ज़्यादा लोगों की एंट्री जो है वो बंद कर दी जाएगी। यानी कि मस्जिदों में 5 लोग से ज़्यादा नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, मंदिरों में 5 लोगों से ज़्यादा लोग पूजा अर्चना नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से सभी धर्म स्थलों का जिक्र उसमें किया गया है। लेकिन चूंकि अब से 2-4 दिन के बाद रमज़ान का मौका शुरू हो जाएगा और रमज़ान में मुस्लिम समुदाय की भारी भीड़ मस्जिदों में और तमाम इबादत गाहों में दिखती हैं, लिहाजा इस फैसले पर जो है वो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लेकिन कोरोना का बढ़ता संक्रमण चिंता का विषय है अमित, और इससे निपटने के लिए सरकार हर संभव ज़रूरी प्रयास कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की जो बातें कही जा रही हैं वो ज़मीन पर थोड़ा कम नज़र आती हैं। लोग भी अवेयर कम हैं, वो मास्क लगाने को ज़रूरी नहीं समझते। जबकि कल अकेले 24 घंटे में जो कोरोना संक्रमण का मामला है वो राजधानी लखनऊ में अकेले 4000 से ऊपर लोगों का है। 23 से लोगों की मौत है पिछले 24 घंटों में। अस्पतालों में हाल बेहाल है। कई ओपीडी बंद कर दी गई हैं राजधानी लखनऊ में। कई अस्पतालों में मरीजों के तीमारदारों ने तोड़फोड़ की है क्योंकि उनके मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। और शायद इन्हीं सब मामलों को देखते हुए फैसला लिया गया है। शबाब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इससे पहले कल लखनऊ में सीएम योगी अचानक से कमांड सेंटर का निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। सीएम योगी ने कंट्रोल रूम में कोविड मैनेजमेंट का जायजा लिया और साथ ही नाइट कर्फ्यू और ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में भी अधिकारियों से अपडेट लिया। आईटीएमएस कंट्रोल रूम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अचानक से सीएम योगी पहुंच गए। वहां जो अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे थे सभी से उन्होंने बातचीत की, पूछा कि कोविड मैनेजमेंट को लेकर हमारा प्लान क्या है। नाइट कर्फ्यू और ट्रैफिक मैनेजमेंट का उन्होंने बारीकी से यहां पर जायजा लिया है। और बात करते हैं कोरोना कर्फ्यू की। बांदा में नाइट कर्फ्यू का जायजा लेने के लिए डीएम और एसपी सड़कों पर उतरे। शहर के रोडवेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मेन मार्केट के साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में दोनों ने पैदल मार्च किया और सभी से नाइट कर्फ्यू के पालन करने की अपील की। इस दौरान नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। वहीं कुछ लोगों को हिदायत देकर छोड़ दिया गया। लोगों से अपील की गई कि सभी कोरोना वैक्सीन लगवाएं, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। बांदा में अभी कोरोना के 534 एक्टिव केस हैं और अब तक 45 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। उधर बरेली में एसएसपी ने ड्रोन कैमरे से नाइट कर्फ्यू का जायजा लिया। एसएसपी ने सबसे पहले ड्रोन कैमरे के जरिए चौकी चौराहे पर पुलिस फोर्स की निगरानी की। उसके बाद शहर की मुख्य गलियों में पैदल मार्च करते हुए नाइट कर्फ्यू के पालन करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया। साथ ही पुलिस को भी सख्ती बरतने के निर्देश एसएसपी की तरफ से दिए गए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन के जरिए तमाम गली मोहल्लों की भी निगरानी की गई। साथ ही साथ ये देखा गया कि जिन पुलिस जवानों को तैनात किया गया है वो सख्ती से नाइट कर्फ्यू का पालन करवा पा रहे हैं या फिर नहीं करवा पा रहे हैं। और बाद में एसएसपी ने पैदल गश्त भी लगाई। मुरादाबाद के कोतवाली मुगलपुरा इलाके में नाइट कर्फ्यू के दौरान एक शख्स ने जमकर हंगामा किया। बिना मास्क लगाए शराब पीकर घूम रहे शख्स को पुलिस की चेकिंग टीम ने जब रोक दिया, इस बात से नाराज होकर वो हंगामा करने लगा और पुलिसकर्मियों पर ही उल्टा आरोप लगाकर उनके साथ बदसलूकी भी करने लगा। पुलिसकर्मी बार बार उसे समझा रहे थे कि वो नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन ना करे और घर में रहे, लेकिन युवक बदतमीजी से पेश आ रहा था। आखिरकार जब वो नहीं माना तब पुलिस ने उसका चालान कर दिया।
इसके अलावा पुलिस ने जगह जगह चेकिंग अभियान चलाकर बेवजह घूम रहे लोगों से पूछताछ की और बेवजह सड़कों पर घूम रहे 57 लोगों के चालान भी काटे। साथ ही कई लोगों को रात 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत देकर छोड़ दिया गया। मेरे साथ गाड़ी है यहाँ खड़ी कर, तेरी गाड़ी की आवाज़ नहीं। कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर टूट पड़ी है। ऐसे में सरकार को नाइट कर्फ्यू तक का सहारा लेना पड़ा है। लेकिन इस बीच लॉकडाउन की आशंका के चलते जगह जगह लोगों का पलायन भी शुरू हो चुका है। इसके चलते कोरोना का एक राज्य से दूसरे राज्य तक संक्रमण का खतरा भी अब बढ़ गया है। लंबी दूरी की ट्रेनों में लोग भर कर जा रहे हैं, एक दूसरे को धक्का देकर ट्रेन में चढ़ रहे हैं। लगता ही नहीं है कि उनके मन में कोरोना को लेकर कोई डर या खौफ है। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की है। जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया है। नड्डा के मुताबिक बंगाल की जनता बदलाव का मन बना चुकी है और 2 मई को तस्वीर साफ हो जाएगी। ये पूरा इंटरव्यू आप सुबह 11 बजे देख सकते हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सच्चाई ये है कि बंगाल की जनता ने उनको इस बार घर बैठाने का और उनको चुनाव में परास्त करने का मन बना लिया है और इसलिए उनको सब कुछ ही डार्क दिख रहा है, सब कुछ ही उनको अपने विरोध में दिख रहा है। आखिर डेमोक्रेसी, आखिर प्रजातंत्र, ये इतना भारत का जो माना गया प्रजातंत्र है और जो सिस्टम है, आप चुनाव जीत लेते हो तो चैंपियन, तो शहंशाह, आप चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम, सीआरपीएफ,